गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। चलो कुछ और भी प्रैक्टिस करवा के आज इसको ख़त्म करेंगे फ्रिक्शन को। देखो, 3 ब्लॉक वाले कर रहे थे हम लोग। और एक मैंने बोला था नीचे फ्रिक्शन अगर आएगा तो वो मुश्किल केस बनता है, तो आओ एक उसको भी समझा देते हैं। तो ये ले लेते हैं, वही 7 kg, ये 3 kg, ये 2 kg। यहाँ का म्यू वही 0.2, यहाँ का म्यू 0.3, और यहाँ का म्यू कर देते हैं 0.4। फोर्स हम यहाँ पे लगा रहे हैं, मान लो कुछ 24 न्यूटन का लगा लेते हैं। हम जानना चाहते हैं हर बॉडी का एक्सलरेशन क्या होगा, और हर दो बॉडी के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो एक हम पहले करके दिखाते हैं। यहाँ के फ्रिक्शन का नाम मैंने F1 रखा है, यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F2, और यहाँ के फ्रिक्शन का नाम F3। सबसे पहला काम है F1 लिमिटिंग निकालना। तो F1 लिमिटिंग देखो आ जाएगा 0.2 इंटू यहाँ का नॉर्मल, जो कि होगा 20, मतलब 4 न्यूटन आ गया। तो F2 लिमिटिंग निकालना है अगर, तो 0.3 और 50 हो जाएगा, यानी कि 15 न्यूटन। और F3 लिमिटिंग जो है वो हो जाएगा 0.4, और ये 120, यानी 48 न्यूटन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? केस 1। चेक करके बताओ ये केस पॉसिबल है या नहीं। बताओ जरा कि ये केस पॉसिबल है या नहीं।
क्या लग रहा है, ये केस पॉसिबल है? क्या कह रहे हैं? 4 न्यूटन 15 न्यूटन नहीं है। F2 प्रभु क्या बोल रहा है, फिर से बोल। प्रभु तो ये कह रहा है कि ये वाला केस बनेगा, ये कह रहे हो? प्रभु जी, पहले मुझे बताओ कि ये केस पॉसिबल है या नहीं। पॉसिबल है। आप कह रहे हो कि 2 केजी 3 केजी साथ चलेंगे, 3 केजी 7 केजी साथ चलेंगे, और 7 केजी और ग्राउंड के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं हो, मतलब 7 केजी और ग्राउंड के बीच में भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। तो आप देखो 24 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, तो एक पॉसिबिलिटी बनता है कि 7 के नीचे जो फोर्स है वो भी 24 का हो जाए। और 7 के नीचे का जो फोर्स है, अगर ध्यान से देखो तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो 48 न्यूटन का है, तो 24 तो हो ही सकता है। बोलो। तेजस रिस्पॉन्ड करो। अनुष्का, हम कह रहे हैं कि अगर 2 केजी 3 केजी साथ चल रहा है, 3 केजी 7 केजी साथ चल रहे हैं, यानी तीनों साथ चल रहे हैं, और तीनों अगर साथ चल रहे हैं तो 24 न्यूटन का फोर्स आगे लग रहा है, तो 7 और ग्राउंड के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन 48 का है, तो 24 तो हो ही सकता है। क्या दिक्कत है इसमें? इसमें तो यही केस बन के रह जाएगा। ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा तब बनेगा जब एफ की वैल्यू को 24 न्यूटन से बढ़ा के हम कर दें 60 न्यूटन। ट्राई करो जरा। एफ की वैल्यू को 24 न्यूटन से बढ़ा के 60 न्यूटन कर दो, फिर इस क्वेश्चन को रिपीट करो। ट्राई करो।
चेक करके बताओ जरा। अगर हम 48 न्यूटन का, सॉरी 60 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे, F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक, F3 स्टैटिक पॉसिबल है या नहीं? अगर 60 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तो आप मुझे बताओ कि तीनों के तीनों फोर्स स्टैटिक हो जाएं, पॉसिबल है या नहीं? नहीं पॉसिबल है, क्योंकि अब 7 न्यूटन और ग्राउंड के बीच का फ्रिक्शन 48 न्यूटन का है, और आप तीनों को मान रहे हो एक साथ चलेंगे, तो अप्लाइड फोर्स 60 का है, तो वहां तो स्लिपिंग होगा ही होगा। तो F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक और F3 स्टैटिक, ये तो फेल हो गया। तो अब हम लेंगे F1 स्टैटिक, F2 स्टैटिक, F3 काइनेटिक। चेक करो अब। अब हम कह रहे हैं आप ले लो F1 की वैल्यू स्टैटिक, F2 की वैल्यू स्टैटिक और F3 काइनेटिक। ये केस पॉसिबल है कि? जरा चेक करो। अगर आप ऐसा मान रहे हो कि पहले दो स्टैटिक और तीसरा वाला काइनेटिक, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों ब्लॉक साथ जाएंगे। तो साथ जाएंगे तो एक्सलरेशन हो जाएगा 60 -48/12, मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तीनों यहाँ स्टैटिक, यहाँ स्टैटिक, यहाँ काइनेटिक, मतलब ये तीनों साथ जा रहे हैं। और यहाँ फ्रिक्शन 48 का है, तो दिस माइनस ये, चूंकि 60 का हो गया है ना अब, तो इतना आ गया। चलो ठीक है। अब चेक करते हैं यहाँ का फ्रिक्शन। तो यहाँ का फ्रिक्शन निकालने के लिए हमको करना होगा 60 माइनस F1 मस्ट बी इक्वल टू 2 × 1, यानी F1 58 का होना चाहिए। लेकिन मालूम चला यहाँ लिमिटिंग फ्रिक्शन 4 का है, मतलब मेरा ये आर्गुमेंट भी फेल हो गया। साथ चलने के लिए 58 न्यूटन का फ्रिक्शन चाहिए, ये मैक्सिमम 4 न्यूटन का हो सकता है, तो ये भी फेल हो गया। यानी ये हो चुका है काइनेटिक, ये हो चुका है काइनेटिक, और इसको मानते हैं स्टैटिक। देखते हैं अब क्या होता है। तो अगर ये वाला सेकंड वाला स्टैटिक है, ये वाला मतलब सर, क्या होगा? मतलब यहाँ का जो फ्रिक्शन होगा वही इसको चलाएगा। तो सही मायने में यहाँ का जो फ्रिक्शन है वो 4 न्यूटन का है, और यहाँ जो फ्रिक्शन लग रहा है वो 48 न्यूटन का है, तो मालूम चला बॉडी का मूवमेंट होगा नहीं। मालूम चला अप्लाइड फोर्स यहाँ पे 4 न्यूटन का है,
तो ये भी 4 का हो जाए, एक पॉसिबिलिटी बनता है। तो ये दोनों रेस्ट पे रह जाएगा। तो मैंने जो ये माना था कि पहला काइनेटिक हो जाए, दूसरा स्टैटिक हो जाए और तीसरा काइनेटिक हो जाए, वो भी फेल हो गया। कि अगर यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन को होना है और यहाँ पे अप्लाइड फोर्स 4 न्यूटन का आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन लगना चाहिए था 48 न्यूटन का, जो लग ही नहीं सकता है। तो 4 न्यूटन वाला फोर्स 48 न्यूटन वाले को एक्सीड तो नहीं कर पाएगा ना, तो वो भी गलत हो गया। तो एक पॉसिबिलिटी बनता है कि तीनों को काइनेटिक ले लें। एक पॉसिबिलिटी बनता है कि तीनों को काइनेटिक ले लें। तीनों को काइनेटिक लेंगे तो क्या होगा? इसका डेटा डेटा प्रॉपर एडजस्टेड नहीं है, इसका आंसर घिच भी जा रहा है। थोड़ा हम एक दूसरा क्वेश्चन कराते हैं, इसका डेटा ठीक से सेट नहीं है, इसमें गड़बड़ आ रहा है। आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करते हैं, पहले आ जाओ, उसके बाद उस पर आते हैं। ध्यान से देखो। जैसे ये दीवार है, आप कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन पहले कराते हैं एक बार। इसे लिखो, what should be the minimum compression in the spring what should be the minimum compression in the spring so that mass small m remains in equilibrium at the position shown in the figure. What should be the minimum compression in the spring so that mass small m remains in equilibrium at the position shown in the figure? ट्राई करो फटाफट जरा। हाँ जी, बताओ जरा फटाफट। स्प्रिंग में मिनिमम कितना कंप्रेशन एडजस्ट कर दें कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए? फटाफट ट्राई करो।
नहीं आया? देखो, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि स्प्रिंग में कंप्रेशन है एक्स का। तो स्प्रिंग में अगर एक्स का कंप्रेशन होगा तो इधर से एक फोर्स आएगा, स्प्रिंग फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी के इंटू एक्स। नॉर्मल आएगा इधर से, वेट आएगा नीचे, और फ्रिक्शन आएगा म्यू इंटू एन ऊपर। साफ दिखाई पड़ रहा है कि नॉर्मल अभी के एक्स के इक्वल है, और म्यू इंटू एन आपका एम जी के इक्वल है। एन की वैल्यू को लाके डाल दो, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई एम जी बाई म्यू के। कम से कम स्प्रिंग में अगर हम इतना कंप्रेशन सेट कर देंगे तो बात बन जाएगा। अरे बोलो, क्लियर है क्या सबको? चलो और कुछ क्वेश्चन करते आओ। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ए so that there is no slipping between small m and the cart, स्मॉल m और कार्ट के बीच में कोई भी स्लिपिंग ना हो। इसके लिए a की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सूडो फोर्स तो लगा ही सकते हो। ट्राई करो। हाँ प्रभु जी सही है। बिल्कुल सही है, तेजस भी सही है, बाकी बच्चे ट्राई करें।
सही कह रहे हो। आओ सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो स्यूडो फोर्स लगाना ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो नॉर्मल इधर, स्यूडो फोर्स इधर, mg इधर, फ्रिक्शन इधर। तो n must be equal to ma एंड म्यू इंटू एन इज इक्वल टू एम जी। एन की वैल्यू के डाल दो, यानी ए की वैल्यू आ गई जी बाई म्यू। चलो इससे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करते हैं। मुझे देखो, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर विच there is no slipping between small m and capital M block. कह रहा है एफ की वैल्यू हम कितनी एडजस्ट कर दें कि स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। ट्राई करो। नहीं, आंसर ध्यान से दे, गड़बड़ लग रहा है मुझे। तेजस एक बार अच्छे से देख। नहीं अनुष्का, गड़बड़ की है।
देखो, जब ये कह रहा है कि दोनों ब्लॉक के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रहा है, तो हम दोनों बॉडी को मिला जुला के एक बॉडी मान सकते हैं। और उस एक बॉडी के लिए हम लिख सकते हैं कि F इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू ए। और आपको पता है कि इस बॉडी को कितना ए देने से यहाँ स्लिपिंग नहीं होता है, तो अभी हम निकाले थे जी बाई म्यू। जहां जहां ए आ रहा है वहां डाल दो जी बाई म्यू। आंसर हो गया। बोलो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा और बदल देते हैं, रुक जाओ। इसी क्वेश्चन को एक और फॉर्मेट में करवा देते हैं। देखो, जैसे एक काम करो। देखो, what should be the value of m1? What should be the value of m1 so that there is no slipping between small m and capital M block? स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो, इसके लिए m1 की वैल्यू कितनी होगी? नहीं तेजस, गड़बड़ है। ध्यान से देख। नहीं अनुष्का, गड़बड़ की है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग लॉज ऑफ मोशन में भी कर चुके हैं।
देखो मैं समझाता हूँ। जब ये दोनों के बीच में कोई स्लिपिंग नहीं हो रहा है तो सबसे पहला तो काम हम ये करेंगे कि इन दोनों को हटा के यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देंगे जिसका मास होगा कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। और इस सिस्टम का एक्सलरेशन हमको एक बार में लिखना आता है। एक्सलरेशन आता है m1g डिवाइडेड बाई m1 प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। यही एक्सलरेशन इसका होगा, वही एक्सलरेशन इसका होगा, मतलब वही एक्सलरेशन इसका होगा। और आपको पता है कि इस ब्लॉक को हमें कितना एक्सलरेशन देना है कि इसका रिलेटिव स्लिपिंग ना हो। तो इसका आंसर है a इज इक्वल टू जी बाई म्यू। अब यहां से m1 की वैल्यू निकालोगे तो आंसर आएगा, तो आंसर देख लो आएगा m1 म्यू इज m1 प्लस ऐसा। तो m1 की वैल्यू आ जाएगी, देखो m प्लस m बाई म्यू माइनस वन। ये आंसर आ जाएगा। बोलो। चलो थोड़ा और प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। देखो नीचे लिखो। नीचे लिखो what should be the force exerted by man on the rope what should be the force exerted by man on the rope what should be the force exerted by man on the rope so that the entire system remains in equilibrium. The entire system remains in equilibrium. There is no slipping between man and the plank. There is no slipping between the man and the plank. चलो ट्राई करो। वैसे आपको एक बात याद होगा, मैंने बताया था कि आदमी रस्सी के ऊपर, मासलेस रस्सी के ऊपर जो भी फोर्स लगाएगा वही उसका टेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में, सही मायने में देखो तो रस्सी का टेंशन निकालना है।
प्रभु जी का आ गया, बाकी लोग ट्राई करें। देखते हैं प्रभु जी क्या आंसर आ रहा है। कंफर्म नहीं है लेकिन फिर भी देखते हैं अभी। फटाफट ट्राई करो। चलो देखते हैं, आ जाओ। बाकी का नहीं आया, और समझाते हैं। देखो, पहला काम है मैन की एफबीडी बना लेते हैं। मैन की एफबीडी बनाओगे तो दिख रहा है कि टेंशन इधर, वेट इधर, नॉर्मल इधर, और मैन इक्विलिब्रियम में है तो एन प्लस टी मस्ट बी इक्वल टू एम जी। प्लैंक की एफबीडी बनाएंगे तो प्लैंक की एफबीडी में साफ साफ दिखेगा कि टेंशन आएगा इधर, एक नॉर्मल आएगा ऊपर से, ग्राउंड से भी एक नॉर्मल आएगा N1, और इसका वेट है नीचे। फ्रिक्शन लगेगा इधर म्यू इनटू, जहाँ का फ्रिक्शन वहीं का नॉर्मल, तो यहाँ का नॉर्मल है N1। तो देख सकते हो T मस्ट बी इक्वल टू म्यू इनटू N1, और N1 को आप लिख सकते हो N प्लस एम जी।
और एन की वैल्यू को वहां से लाके पुट कर दो यहाँ पे। जहां जहां एन आ रहा है वहां डाल दो mg - t। तो आप देख सकते हो आंसर आ जाएगा t टाइम्स ऑफ 1 + म्यू इज μg टाइम्स ऑफ m+m। तो आप देख सकते हो कि टेंशन की वैल्यू आ गई μg टाइम्स ऑफ ऐसा डिवाइड बाई 1 + म्यू। प्रभु जी का जो है वो सही आंसर आया था। नहीं तेजस, गड़बड़ किया है देख। अरे बोलो क्लियर है क्या, देखो। चलो और देखते हैं अब। What should be the minimum and maximum value what should be the minimum and maximum value of A what should be the minimum and maximum value of A so that there is no slipping between small m and the inclined plane? There is no slipping between small m and the inclined plane. स्मॉल एम और इंक्लाइन प्लेन के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन ना हो, इसके लिए ए की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? तो नहीं बेटा, ये जी टैन थीटा वाला नहीं, एक तो जी बाई टैन थीटा नहीं आता है, जी टैन थीटा आता है। वो तब होता है जब फ्रिक्शन की वैल्यू 0 हो। यहाँ फ्रिक्शन भी है। तो यहाँ का कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, आ जाओ देखो। फ्रिक्शन में आपको ना ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, ए मैक्स बताओ, ए मिनिमम बताओ, तो क्या होगा? अगर आप ए की वैल्यू को बहुत बड़ी कर दोगे तो मुझे एक बात बताओ, स्मॉल एम को किधर जाने का टेंडेंसी होगा, अप द इंक्लाइन या डाउन द इंक्लाइन? अगर हम ए की वैल्यू को बहुत बड़ी कर दें तो स्मॉल एम को अप द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी होगी या डाउन द इंक्लाइन? मुझे एक बात बताओ, अगर आप कह रहे हो कि बड़े एक्सलरेशन में डाउन द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी है, तो छोटे एक्सलरेशन में बॉडी किधर जाएगा फिर? एक्चुअल में क्या होगा? पर देखो ना, अगर आप बहुत जोर से इसको चलाओगे तो इस बॉडी की टेंडेंसी अप द इंक्लाइन जाने की होगी, और बहुत कम एक्सलरेशन से इसको अगर भगाओगे तो इस बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की होगी। पहले इस बात से एग्री करते हो नहीं करते हो, पहले ये बताओ। अगर हम बहुत बड़े एक्सलरेशन से इंक्लाइन को धक्का मार के आगे बढ़ाएंगे, ये बॉडी का टेंडेंसी अप द इंक्लाइन जाने का होगा, और बहुत छोटे एक्सलरेशन से भगाएंगे तो बॉडी का डाउन द इंक्लाइन आने का टेंडेंसी होगा।
तो इस पूरे प्रोसेस में केवल फ्रिक्शन का डायरेक्शन रिवर्स होगा। जब बड़ा ए लोगे तो बॉडी ऊपर जाने की टेंडेंसी रखेगा, फ्रिक्शन नीचे। छोटा ए लोगे तो बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, तो फ्रिक्शन ऊपर। तो ऐसे प्रॉब्लम में कभी भी दोनों काम नहीं करना है आपको। आप एक पार्ट करें, दूसरे पार्ट का आंसर अपने आप ही आ जाएगा। कैसे आएगा देखो, हम निकाल रहे हैं ए मैक्स। ए मैक्स निकाल रहे हैं और हम स्मॉल एम के लिए काम करेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम में, ऐसा। देखो, स्यूडो फोर्स लगा इधर, नॉर्मल लगा इधर, एमजी लगा इधर। क्योंकि हम एमैक्स की बात कर रहे हैं तो स्मॉल एम की टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। तो स्मॉल एम पे जो फ्रिक्शन आएगा वो डाउन द इंक्लाइन आएगा, जो कि होगी म्यू इनटू एन। हम यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हैं अभी। अभी तो सूडो फोर्स लगाया है। अब मुझे एक बात बताओ, जिस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में हमने एफबीडी बनाया है, इसके रेस्पेक्ट में ये ब्लॉक चल रहा है या रुका हुआ है? क्या बोलते हो? चल रहा होगा, रुका हुआ होगा, जल्दी बोलो। अरे ऑब्वियसली रुका हुआ होगा, क्योंकि आप इस पे आके बैठ गए तो ये तो रुक गया। और इसके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है, तो ये रुक गया तो वो भी तो रुक गया। आओ अब एफबीडी बनाते हैं। स्यूडो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट जो आएगा वो आएगा एम कॉस थीटा। स्यूडो फोर्स का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एम ए साइन थीटा। एम जी का इधर वाला कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा। और इधर आएगा एम जी साइन थीटा। अगर ये आदमी कह रहा है कि इस ब्लॉक का कोई मोशन नहीं हो रहा है, का मतलब साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, एम ए कॉस थीटा must be equal to mg sin थीटा प्लस म्यू इन टू एन। और एन को अगर ध्यान से देखो तो एन की वैल्यू है एम जी कॉस थीटा प्लस एम ए साइन थीटा। अब हम ए को ले रहे हैं कॉमन, जैसे ये ए है और यहाँ ए है, तो हम एम तो हटा ही दो। ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। और उधर आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यहां से ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ गई जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। अब एक अच्छी बात है, देखो अच्छी बात क्या है, ये दोनों जुड़ रहे हैं, जुड़ेगा तो ये क्वांटिटी बढ़ेगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके ये क्वांटिटी घटेगा। और जब ये घट रहा है तो ओवरऑल ये बढ़ रहा होगा। मतलब ये जुड़ के बढ़ा रहा है और ये सब्ट्रैक्ट होके भी बढ़ा रहा है। इसका मतलब ये जो आया है ये ए कौन सा है? बोलो, ये ए कौन सा है? अरे ये जो ए अभी हमने निकाला है ये कौन सा ए है?
बताओ। अरे अभी जो हमने ए निकाला ये कौन सा ए है? अरे ए मिनिमम कहाँ से आएगा प्रभु जी? ए मिनिमम आएगा तो बॉडी ऊपर थोड़ा ही जाएगा, बॉडी तो नीचे जाएगा। हमने ए मैक्स निकाला है। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो ए मैक्स अगर आ जाएगा तो ए मिनिमम निकालना बहुत ही आसान है। करना क्या है देखो, बेसिकली क्या होना है, अगर आप ए मिनिमम लोगे तो इस बॉडी की टेंडेंसी नीचे आने की होगी, फ्रिक्शन ऊपर लग जाएगा। बाकी सब कुछ वही है, बस फ्रिक्शन का डायरेक्शन को उल्टा करना है। तो जब भी आपको फ्रिक्शन का डायरेक्शन को उल्टा करना हो तो कुछ नहीं है, जहां जहां पे म्यू आ रहा है वहां माइनस म्यू डाल दो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। ए मिनिमम आ जाएगा जी टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। तो आप देखो, ये अपने यहाँ पे डेटा एडजस्ट भी हो जाएगा। ये सब्ट्रैक्ट होके घट रहा है, ये ऐड होके भी ओवरऑल घट रहा है, तो दोनों फैक्टर घटा रहा है, इसलिए ये ए मिनिमम है। यहाँ देखो, ये ऐड होके बढ़ रहा है, सब्ट्रैक्ट होके भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही फैक्टर एक ही वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसलिए ए मैक्स है। मतलब आप इस वैल्यू से बड़ी और इस वैल्यू से छोटी कोई भी एक्सलरेशन इस बॉडी को दे दोगे तो स्मॉल एम का इंक्लाइन के रिस्पेक्ट में कोई भी मूवमेंट नहीं होगा। ऐसे लाखों नहीं करोड़ों वैल्यूज होंगी। अरे बोलो, क्लियर है क्या? अरे बोलो। चलो इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं, आ जाओ। से जुड़ा हुआ है तो साथ के साथ कर लो। What should be the maximum and minimum value of f? What should be the maximum and minimum value of f? What should be the minimum and maximum? What should be the minimum and maximum value of f so that there is no relative slipping between small m and capital M? पता करो। कह रहा है स्मॉल एम और कैपिटल एम के बीच में कोई भी रिलेटिव स्लिपिंग ना हो
इसके लिए एफ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ, अभी तुरंत किए हम लोग। अरे आंसर आ गया। अरे अभी तो किए थे। जब ये कह रहा है कि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लीपिंग नहीं हो रहा है, मतलब दोनों साथ चल रहे होंगे, तो साथ चल रहे होंगे तो हम लिख सकते हैं एफ इज इक्वल टू एम प्लस एम इंटू ए। और अभी हमने निकाला है कि एफ मैक्स तब होगा जब ए की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और मैक्सिमम वैल्यू अभी कैलकुलेट किए तो उसको लाके डाल दो यहाँ पे। एफ मिनिमम तब होगा जब ए की वैल्यू मिनिमम होगी, मी की मिनिमम वैल्यू अभी निकाले थे उसको लाके डाल दो यहाँ पे, आंसर आ जाएगा। तो बात समझे क्या? अगर एफ को मैक्सिमाइज करना है तो ए को मैक्सिमाइज कर लो, हाँ बस। बाकी सारा वही है फिर। अरे बोलो, समझ गए क्या अनुष्का, प्रभु जी, मीनाक्षी देख। तो एक इसी का थोड़ा सा आसान वाला एक करा देता हूँ, चलो। इसी का थोड़ा सा आसान वाला एक करा देता हूँ।
ये 2 kg का ब्लॉक है। What should be the maximum and minimum value of M? What should be the maximum and minimum value of M so that there is no relative slipping? क्या ऐसे लिखो, ऐसे लिखो, what should be the minimum and maximum value of M so that the entire system remains in equilibrium? The entire system remains in equilibrium. पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह जाए, इसके लिए स्मॉल एम की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, जरा फाइंड आउट करो। फाइंड करो। फटाफट ट्राई करो, ये होना चाहिए।
बताओ क्या आएगा। एम की वैल्यू को जब मैक्सिमम लोगे तो कैपिटल एम की टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, तो उस पे फ्रिक्शन अप द इंक्लाइन आ जाएगा। 2 kg वाले बॉडी की अप द इंक्लाइन जाने की टेंडेंसी होगी, फ्रिक्शन पीछे आ जाएगा। अब बीडी बना लो और इक्विलिब्रियम का कंडीशन लिख लो, तो एम मैक्स आ जाएगा। एम मिनिमम निकालोगे तो फ्रिक्शन एम पे लग जाएगा डाउन द इंक्लाइन, और 2 kg पे लग जाएगा अप द इंक्लाइन। एक केस निकाल लो और दूसरे केस में म्यू की वैल्यू को माइनस म्यू डाल देना, दूसरा केस अपने आप ही आ जाएगा। तो या तो आप एम मैक्स निकाल लो या तो आप एम मिनिमम निकाल लो, आपको जो निकालना है एक निकाल लो। अरे बात समझे क्या कह रहे हैं हम। या तो एम की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो या तो एम की मिनिमम वैल्यू निकाल लो, एक निकाल लो दूसरा अपने आप ही आ जाएगा। कोई एक निकाल लो, एम मैक्स निकाल लो। कोई एक निकाल लो, एम मैक्स निकालना है तो एम मैक्स निकाल लो, एम मिनिमम निकालना है तो एम मिनिमम निकाल लो। और समझ में आया, कर लोगे हम करके दिखाएं। प्रभु जी। तेजस। खुद ट्राई करोगे हम बताएं। ठीक है ट्राई करो। अरे एम को बढ़ा लोगे तो एम नीचे आना चाहेगा, फ्रिक्शन ऊपर लगा देना। एम बड़ा होगा तो 2 kg ऊपर जाना चाहेगा, फ्रिक्शन नीचे लगा देना, बस। ट्राई करो। एम मैक्स आ जाएगा तो एम मिनिमम अपने आप ही आ जाएगा। जल्दी ट्राई करो। आप कोई एक निकाल लो, एम मैक्स या फिर एम मिनिमम।
चलो हम आपको एफबीडी बना देते हैं, इक्वेशन आप फ्रेम करो। हम कैलकुलेशन कर रहे हैं एम मैक्स के लिए। तो एम मैक्स के लिए मतलब इसकी टेंडेंसी नीचे जाएगा तो किधर भी नहीं है, क्योंकि बोला हुआ इक्विलिब्रियम में रहे, तो टेंडेंसी नीचे जाने की होगी, इसकी टेंडेंसी ऊपर जाने की होगी। बस एफबीडी बना लो। एम जी नीचे। ये दोनों एंगल ना 45 45 ले लो, मैंने दिया नहीं है। मिसिंग है, ले लो। तो हो सकता है इसलिए भी आप नहीं कर पा रहे होगे। चलो हम एफबीडी बना दे रहे, इक्वेशन आप फ्रेम करना। और टेंशन लग रहा है इधर, इसका इक्विलिब्रियम अच्छे से रिजॉल्व करके इसका इक्विलिब्रियम लाओ। 2 kg वाले की बात करें तो 2 kg वाले में ये एंगल 45 है, तो नीचे आएगा 2g। इधर नॉर्मल, इधर टेंशन, और फ्रिक्शन आ जाएगा नीचे, ऐसा। इस बॉडी को भी रिजॉल्व करके इसके इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिखो, दोनों को सॉल्व करके m निकालो, क्या आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम मैक्स। अच्छे से रिजॉल्व करके एफबीडी फ्रेम करो। कितना आ रहा है एम मैक्स बताओ। अब तो एफबीडी भी बना दिए रे, रिजॉल्व करके इक्वेशन लिख लो। नहीं आया, चलो और भी आगे कर देते हैं, आ जाओ। तो रेजोल्यूशन करेंगे तो इधर आ जाएगा mg/√2, और इधर भी आ जाएगा mg/√2। वैसे ही इधर आ जाएगा 2g/√2, और इधर भी आ जाएगा 2g/√। देखो ये बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब साफ दिख रहा है, mg/√2 मस्ट बी इक्वल टू टेंशन प्लस म्यू इन टू एन, और एन की वैल्यू को डाल दो mg/√। यहाँ अगर देखेंगे वैसे, हाँ ठीक है, यहाँ अगर देखोगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी एम तो नहीं,
2g/√2 प्लस म्यू टू n1, और n1 की वैल्यू है ये, मतलब 2g/√2, इस t को लाके यहाँ डाल दो तो आ जाएगा mg/√2 इस t/√2 प्लस म्यू /√2 प्लस म्यू mg/√2। अब √2 हर जगह से कट जाएगा, काट दो। m वाले टर्म को, g भी कट जा रहा है वैसे तो, काट दो। m वाले टर्म को एक साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस म्यू, और उधर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस म्यू। m की वैल्यू आ गई 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू 2। ये आ गया m का मैक्सिमम वैल्यू। मैंने आज ही आपको सिखाया है कि अगर आपको m मिनिमम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, आपको जहां जहां पे प्लस म्यू आ रहा है वहां माइनस म्यू डाल देना है, तो आंसर आ जाएगा ट्वाइस ऑफ। देखो बड़ा अच्छा है, वही चीज है, ऐड होके m की वैल्यू को बढ़ा रहा है, सब्ट्रैक्ट होके भी m को वैल्यू को बढ़ा रहा है, यानी दोनों ही फैक्टर m की वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इसलिए यही m मैक्स होगा। यहाँ देखो सब्ट्रैक्ट होके ये m की वैल्यू को घटा रहा है और प्लस होके भी m की वैल्यू को घटा रहा है, तो ये पक्का m मिनिमम होगा। नहीं तेजस, कुछ गड़बड़ किया है, देख आंसर ये आ रहा है। अरे देखो सबने समझ में आ, नहीं टेंशन में पूछा नहीं है ना बेटा। अरे देख लो बाकी लोग भी आ जाओ फटाफट, देखो। अरे कुछ नहीं था, कैलकुलेशन करना था। आज ना बेटा मैं क्लास यहीं छोड़ रहा हूँ, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है ना, फ्रिक्शन में अब ज्यादा काम नहीं रहता है, अगले क्लास में फ्रिक्शन को खत्म कर देंगे। भाई थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिए, लॉज ऑफ मोशन का भी प्रैक्टिस नहीं किया तो क्या फायदा है फिर पढ़ाने का। लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन के क्वेश्चन कब करोगे? सैटरडे संडे 2 दिन है, इनके ऊपर मेहनत कीजिए, और मंडे को जब क्लास करेंगे तो डाउट भेजिए। बिना डाउट के तो बड़ा अच्छा, हम तो खटाखट पढ़ा देंगे, सब सिलेबस खत्म करा देंगे हम। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर क्या फायदा है उसका। ठीक है ना, तो नोट्स अभी जनरेट कर देते हैं।